हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौथी और लास्ट टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह फिनोमेना ऑस्मोसिस का एबी नॉलेट नाम के साइंटिस्ट ने 1748 में पहली बार स्टडी किया था। और क्या होता है ऑस्मोसिस, वो चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। पहले एक कंटेनर में या एक बीकर में पानी भरेंगे, सिर्फ पानी भरेंगे, और ये जो ट्यूब दिख रही है ऐसे टाइप की, ऐसे यहां पर नीचे एक बल्ब रहता है और ऊपर वो ये टाइप का रहता है, ये ट्यूब ऊपर। यहां पर शुगर सॉल्यूशन लिया गया है, कंटेनर में रखा है पानी या फिर सिर्फ सॉल्वेंट, इस केस में पानी रखा है कंटेनर में, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है थिसल फनेल। थिसल फनेल के बॉटम में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई गई है और शुरुआत में यहां तक की है, जो बल्ब दिख रहा है आपको, यहां पे शुगर का सॉल्यूशन भरा जाता है। शुगर का सॉल्यूशन भर के इसको पानी में डुबाया जाता है। तो ये पहले पूरा बल्ब जो रहता है ये पूरा भरा हुआ रहता है शुगर सॉल्यूशन से, लेकिन जैसे ही इसे डुबाया जाता है पानी में, वैसे ही पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर घुसना शुरू हो जाता है और अंदर जो सॉल्यूशन का लेवल है वो ऊपर चला जाता है, जब तक इक्विलिब्रियम की अवस्था ना आ जाए तब तक। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है ऑस्मोसिस। So what is osmosis? The movement of, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द मूवमेंट ऑफ solvent from the region of lower concentration to the region of higher concentration through semi-permeable membrane। थ्रू का मतलब उसके थ्रू होते हुए जाना, उसके जरिए, उसके अंदर से, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, the movement of solvent from the region of lower concentration to the region of higher concentration to semi permeable membrane is called osmosis। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताएंगे। तो इसको समझिए, पानी प्योर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम कभी नहीं निकालते। हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो बनता है सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर वो मोलैरिटी रहे, मोलालिटी रहे, मोल फ्रैक्शन रहे, व्हाटएवर इट इज, या नॉर्मेलिटी भी रहे। हम सिर्फ सॉल्वेंट में सिर्फ उसी के मॉलिक्यूल्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैसे इस्तेमाल करेंगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, कम है कि ज्यादा है, उस टर्म को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी सिर्फ कंटेनर में है, लेकिन थिसल फनेल के अंदर शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, थिसल फनेल के अंदर शुगर सॉल्यूशन लिया है। पहले यहां तक था शुगर सॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही थिसल फनेल को पानी में डुबाया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर जाएंगे, और यहां पर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स थिसल फनेल में एंटर कर जाएंगे। थिसल फनेल के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज पानी के मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इस साइड नहीं आ सकता, और शुगर मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो ये जो फिनोमेना है ऑस्मोसिस का, पहले माना जाता था
कि ये सीव थ्योरी के हिसाब से होता होगा। यहां लिखता हूं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 थ्योरीज दी गई थी। सीव थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी, solubility theory, and capillary theory। अब यहां थ्योरी लिखने के लिए जगह नहीं बची, आप समझ जाइए इसको। जनरली आपको 12th स्टैंडर्ड में बीएससी तक की सीव थ्योरी पढ़ाई जाएगी। सीव थ्योरी क्या कहती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो छेद है वो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल का साइज छोटा रहता है। पानी के मॉलिक्यूल का साइज ये ऐसा, ये H2O का शेप है। अब C12H22O11 ढेर सारे एटम हैं, मतलब इसका मॉलिक्यूल का आकार भी बड़ा होगा। और H2O हाइड्रोजन का एटम अपने आप में छोटा है, ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 डॉट्स मतलब हाइड्रोजन है, इतना छोटा होगा। और C12H22O11 बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़ा मॉलिक्यूल उस छेद में से पार नहीं हो सकता। अगर शुगर सॉल्यूशन भी बोला जाए और शुगर को पानी में डालने के बाद हमें पता है C6H12O6 ग्लूकोज एंड C6H12O6 दैट इज फ्रक्टोज बनता है। ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, ये दोनों भी मॉलिक्यूल का साइज पानी के मॉलिक्यूल के साइज के कंपैरिजन में बड़ा है। तो छोटी चीज एंटर कर सकती है लेकिन बड़ी चीज उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकती, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जो मॉलिक्यूल्स पानी से भी छोटे हैं, ऐसे सॉल्यूट्स जिनका आकार पानी के आकार से छोटा है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं जा सकते। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर सीव एडजॉर्प्शन थ्योरी, सोल्युबिलिटी थ्योरी एंड कैपिलरी थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। सीव थ्योरी मतलब यही कि जो छोटा मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन में जा सकता है और बड़ा मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता। ये थ्योरी को जल्दी उठा के डिस्कार्ड कर दिया गया था कि नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और बाकी की जो सभी थ्योरीज जो है मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज हम इस वीडियो में टॉपिक से भटक जाएंगे। ओके, चलिए। तो ये है ऑस्मोसिस। और ठीक है, ऑस्मोसिस आपको समझ गया। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इससे पहले कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझे, हम पहले डिफ्यूजन समझ लेंगे। ओके, चलिए। तो अगर इसको सेव करना है तो कर लीजिए, या फिर रुक जाइए, पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर की भी डेफिनेशन यहां पर लिख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए आप ये डायग्राम देखिए, ये वाली। 2 कंटेनर्स है, एक में सिर्फ सॉल्वेंट रखा गया है। ओके, एक में सिर्फ सॉल्वेंट रखा गया, पानी के मॉलिक्यूल्स है, और एक में सॉल्यूशन रखा गया है। और दोनों सॉल्यूशन के बीच में ये जो ट्यूब है, जो 2 कंटेनर्स के बीच में, यहां हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिट की गई है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स यहां से इस सॉल्यूशन में जाएंगे। इनिशियली दोनों सॉल्यूशन एक ही लेवल पे थे, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट एक ही लेवल पे थे। जैसे ही सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा तो ये सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएंगे। ये देखिए, यहां पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के ऊपर, यहां पर भी एक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा। तो हम इसी पिस्टन के ऊपर बाहर से प्रेशर लगाएंगे और इसे वापस से वहीं पर लेकर आएंगे जहां पर ये पहले था। तो ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं मशीन की मदद से, ऑब्वियस सी बात है, उस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन
so as to stop the process of osmosis it is called osmotic pressure. ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए ये दो डायग्राम की मदद से मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लेता हूं। द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on solution so as to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. Osmosis मतलब the movement of water from the region of lower concentration to the region of higher concentration through semi-permeable membrane is called osmosis, and external pressure which must be applied on the solution so as to stop the process of osmosis it is called osmotic pressure. Osmotic pressure is denoted by pi. Okay, चलिए हाँ, अब इसको सेव कर लो। फिर इसके बाद में हम देखेंगे पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है वो, और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पहले इसको सेव कर लिया सेव। चलिए अब देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस आपको ऑलरेडी पता है, मैंने डेफिनेशन दोबारा लिख कर रखी है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या होता है देखिए, द मूवमेंट ऑफ, आप चाहे तो यहां पर माइग्रेशन भी लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ और द माइग्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। यहां पर ऑस्मोसिस में हमने लिखा था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. The movement of solute molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called as diffusion. ऑस्मोसिस में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, जैसे आप जिस रूम में भी बैठे होंगे वहां पर अगर कोई परफ्यूम की बोतल ओपन कर दी जाए तो परफ्यूम की बोतल कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, उसमें सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट होगा। परफ्यूम की बोतल कॉन्सेंट्रेटेड है और आपके रूम में जो हवा प्रेजेंट है, एयर, उसको आप सॉल्वेंट कंसिडर कर लीजिए और ये हो गया सोल्यूट। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे वैसे ही उस परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे रूम में फैलना शुरू करेंगे, तो हमें दूर से भी उसका फ्रेग्रेंस आ जाएगा कि परफ्यूम की बोतल खुली है करके। दैट इज मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर हमने कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया है, और ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है। एग्जाम्पल में ओपनिंग ऑफ परफ्यूम बॉटल इन अ रूम, ये हो गया ऑस्मोसिस का एक और पॉइंट। ये तो डेफिनेशन हो गई, डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो रही। इसमें दोनों के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिनको आपस में कंपेयर करेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, अगर यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है तो यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है।
नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ये हो गया। तीसरा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव। ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स माइग्रेट। और डिफ्यूजन में बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मूव। जैसे मैंने बताया, उस परफ्यूम की बोतल में कुछ जो कम मात्रा में होंगे वो हो गए सोल्यूट्स, जो ज्यादा मात्रा में होंगे वो हो गए सॉल्वेंट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों माइग्रेट हो सकते हैं। चौथा, ऑस्मोसिस इज कॉमन इन सॉल्यूशंस। solutions. Diffusion is common in liquids and gases. गैसेस में डिफ्यूजन कैसा होता है, ये मैंने आपको डिफ्यूजन वाले वीडियो में बताया था, जो गैसियस स्टेट में बताया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। फिफ्थ लास्ट पॉइंट, ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। by applying external pressure. Osmosis can be reversed, but diffusion cannot be reversed. Diffusion cannot be reversed. चलिए, बस यही था डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसके बाद में दोबारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था, वो उससे रिलेटेड डेरिवेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सेव करो। कर लिया सेव। चलिए, दोबारा हम आ गए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाली डायग्राम पर। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर पता कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है बर्कली एंड हार्टलीज मेथड। बर्कली एंड हार्टलीज मेथड। अब इसका मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। हो सकता है आपको बोर्ड में 2 या 3 मार्क के लिए इसका एक्सप्लेनेशन पूछे, या फिर कुछ बीएससी के स्टूडेंट्स को भी ये डायग्राम आ सकती है 2 से 3 मार्क के लिए। ये बीच में एक पाइप लेना होता है, ऐसा जो हमारा नॉर्मल पाइप रहता है, उसमें छेद किए जाते हैं ढेर सारे, और उस पाइप के ऊपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लपेटी जाती है। तो ये पाइप, उसमें ढेर सारे छेद है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लपेटी हुई है, और छोटी पाइप से अटैच्ड है सॉल्वेंट का रिजर्वायर। यहां पर पानी रखा जाता है, और उस पाइप को रखा जाता है कंटेनर में। उसके चारों साइड में कंटेनर, अगर ये पाइप है तो उसके चारों साइड में सॉल्यूशन का कंटेनर है। तो पानी यहां से बाहर निकलेगा सॉल्यूशन के ऊपर। पानी ऑस्मोसिस से होते हुए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सॉल्यूशन में जाएगा। तो ये जो पिस्टन ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले जहां पर पिस्टन था वहां पर वापस से लाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर गॉज की मदद से, प्रेशर गॉज मतलब वो डिवाइस जिससे डायरेक्टली प्रेशर का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। तो इस मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पता करेंगे। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख कर देता हूं।
जैसे सेलोफोन मेम्ब्रेन्स, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इवन एनिमल ब्लैडर या एनिमल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। एक एसपीएम का आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वाली अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इस तरीके से रहता है Cu2FeCN/6। इस केमिकल को बोला जाता है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, यहां पर भी लिखा हुआ है पोर्सिलेन ट्यूब विद Cu2FeCN/6, ये ऐसा Cu2FeCN/6 क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड यहां पर इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होती है, नेचुरली ऑकरिंग भी मेम्ब्रेन्स रहती है, हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लो। ये दोनों भी डायग्राम्स आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है। कर लिया? चलिए अब हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए तो अकॉर्डिंग टू बॉयल-वेंटॉफ लॉ, बॉयल-वेंटॉफ लॉ क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो पाए ऑफ dilute solutions is directly proportional to concentration at constant temperature। इस तरीके से पाई is directly proportional to concentration at constant temperature। अब वेंटॉफ चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स वेंटॉफ्स लॉ कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन is directly proportional to temperature at constant volume। इस तरीके से पाई is directly proportional to temperature at constant volume। तो मुझे एक बात बताइए आप, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो ये किसके हिसाब से? ये वेंटॉफ थ्योरी के हिसाब से। वेंटॉफ थ्योरी के हिसाब से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या आएगा? कुछ तो भी कांस्टेंट। तो देखेंगे यहां पर पाई इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर आएगा गैस कांस्टेंट, ये R इंटू सी इंटू टी,
तो कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज समझने वाली है कि जो दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर हमने मोलालिटी का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका रीजन यह है कि यहां देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की टर्म कहां पर आती है? मोलारिटी में। एट कांस्टेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट थोड़ी बोला है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे। तो पाई इज इक्वल्स टू आर एन बाय वी टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो इस v को यहां पर भेज दीजिए, तो पाई v इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये v इक्वल टू के इधर आ जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में, यहां आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। कुछ सिमिलर दिख रहा है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। जी हाँ, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, या थर्मोडायनेमिक्स में 12th में पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड वालों ने, CBSE वालों ने 11th में पढ़ा होगा। तो पाई v इज इक्वल्स टू nRT। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो रखिए इसको, ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पाई v इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m RT। चलिए, पाई इज इक्वल्स टू, वापस से इस वॉल्यूम को इधर भेजो तो ये इस तरीके से दिखेगा, WRT अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। अब R की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल्स टू, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? PV अपॉन NT। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल, टेम्परेचर इन केल्विन, मोल इंटू केल्विन, और प्रेशर और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें लेना है यहां पर लीटर में, और प्रेशर वॉल्यूम की जगह लीटर का यूनिट लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो प्रेशर हम काय में लेंगे, उसके हिसाब से आर की वैल्यू तय होगी। इफ प्रेशर इज गिवन, प्रेशर इज गिवन इन बार, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? तो हम आर की वैल्यू रखेंगे 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, राइट। और प्रेशर अगर एटीएम में दिया गया तो क्या लिखेंगे? देखिए इसको if P is in ATM, P is given in ATM, तो हम R की वैल्यू रखेंगे 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो न्यूमेरिकल में आपको देखना है प्रेशर काय में दिया है। अगर प्रेशर दिया है बार में तो ये वाली वैल्यू रखेंगे 0.08314, और प्रेशर अगर दिया है एटीएम में तो वैल्यू रखेंगे 0.0821। दैट्स इट, बस हो गया। अब इस फॉर्मूले में स्मॉल w मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल m मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, v मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, r गैस कांस्टेंट, एंड t इज टेम्परेचर इन केल्विन, और पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दैट्स इट। इसको इस तरीके से, और इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है।
ये n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको सेव करो, तुरंत न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे। हो गया, तुरंत न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला, if 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein, the osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. चलिए गिवन डाटा लिख लेंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही होता है 200 ml, और ml का कन्वर्जन हमको कन्वर्ट करना होगा लीटर में, तो 0.2 लीटर्स, इसको ध्यान में रखना। फिर स्मॉल w वेट ऑफ प्रोटीन 1.26 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास तो पता करना है, ये पता करना है। टेम्परेचर 300 केल्विन, तो R किस में लेंगे? एज P इज इन बार, सो R इज इक्वल्स टू 0.08314। आप 0.083 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। लीटर बार पर केल्विन पर मोल, आंसर लगभग सेम ही आएगा अगर आप 0.083 या फिर 0.08314, चलिए 8314 से ही लिखता हूँ, अदरवाइज और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब लिखेंगे फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू WRT अपॉन MV। तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M इज इक्वल्स टू पाई V, सॉरी WRT अपॉन पाई V। करेंगे सॉल्व। M इज इक्वल्स टू 1.26 मल्टीप्लाइड बाय 300। यहाँ पर आप, मैंने 0.083 लिखा है, आप 0.08314 लिख लेना। 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर +3, और वॉल्यूम 0.2 लीटर्स। यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू नहीं लिखी थी, वो भी लिख लो आप। पाई इज इक्वल्स टू कितना दिया? 2.57 10 टू द पावर -3। चलिए करो सॉल्व। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर आता है 61,039 ग्राम पर मोल। यूनिट ध्यान में रखना है आपको। अगर आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट यहां पर लिखते तब भी यूनिट ग्राम पर मोल ही आएगा। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्चुअल में इट इज अ पॉलीमर ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हजारों में रहता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जनरली हजारों में मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। ऐसा नहीं आएगा कि सोडियम का एटॉमिक वेट आता है 23, Cl का आता है 35.5, ये दोनों का अगर ले लिए तो 58.5 ग्राम पर ml, इस तरीके से नहीं आता। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहता है। सेव करो। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब स्मॉल w दिया है 1.71 ग्राम, मोलर मास भी दिया हुआ है स्मॉल m इज इक्वल्स टू 342 ग्राम पर मोल। हालांकि यूनिट नहीं दिया गया है, आपको मोलर मास का यूनिट पता होना चाहिए। इफ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml इक्वल टू 0.5 लीटर्स। टेम्परेचर 300 Kelvin. What will be its osmotic pressure?
और R दिया हुआ है 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर R नहीं दिया गया तो भी आप अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, R की वैल्यू आपको पता है, लीटर बार और लीटर एटीएम में क्या वैल्यू रखना है, उस हिसाब से भी सॉल्व किए तो चलेगा। चलिए, R इज इक्वल्स टू पर केल्विन पर मोल, पाई पूछा है। अब R दिया है लीटर बार पर केल्विन पर मोल में, तो पाई काय में आएगा, पाई का यूनिट क्या निकलेगा यहां पर, बार। R की वैल्यू से हमने पाई का यूनिट एटीएम में लिखना है, बार में लिखना है, ये डिसाइड किया। फॉर्मूला पाई इज इक्वल्स टू स्मॉल w आर टी अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। करो सॉल्व। 1.71 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 342, वॉल्यूम दिया 0.5। तो पाई सॉल्व करेंगे आप इसको, पाई आएगा 2.49 बार, या फिर हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ लोगों का आंसर आएगा नियर अबाउट 2.5 बार। 2.49 को हम 2.5 बार भी लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर ये आया या फिर ये भी आया तो चलेगा। कुछ लोगों का 2.5 समथिंग कुछ आ सकता है, या फिर 2.47 आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप लॉग के हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंपल था। ये दो न्यूमेरिकल्स अभी हमने जो देखे, एक में हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाला प्रोटीन का, और यहां पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। अब थोड़े डिफिकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले आप इसको सेव कर लीजिए। कर लिया सेव। अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 1.6% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। मॉलिक्यूलर वेट दिया शुगर का 342 एट 293 केल्विन विथ 100 ml ऑफ 3.4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब देखिए क्या पूछा है, 1.6% केन शुगर का मतलब होता है स्मॉल w इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट 1.6 ग्राम। स्मॉल m भी दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल, यूनिट नहीं दिया हमें पता है। टेम्परेचर दिया हुआ है 293 केल्विन। सॉरी, इसको एडिट करना पड़ेगा। 100 ml वॉल्यूम 100 ml मतलब ही होता है 0.1 लीटर, और 3.4% यूरिया मतलब स्मॉल w इज इक्वल्स टू 3.4 ग्राम, उसका भी स्मॉल m दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम इसका भी 0.1 लीटर्स, टेम्परेचर वही 293 केल्विन। और बोला है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ ये एंड 100 ml ऑफ ये वाला सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला हम जो इस्तेमाल करते हुए है वो है पाई1 प्लस पाई2 इज इक्वल्स टू पाई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी न्यूमेरिकल में बताने वाला था मैं। तो इसका पाई निकालेंगे, मान लीजिए पाई1, इसका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे, मान लीजिए पाई2। पाई1 प्लस पाई2 इज इक्वल्स टू पाई। तो ये वाला जो पाई है वो उसने पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पाई का फॉर्मूला स्मॉल w आर टी अपॉन m बाय v।
स्मॉल w 1.6 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, हाँ R दिया हुआ है 0.08314 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर 293 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 342 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 लीटर्स। तो निकालो इसको, मान लो पाई 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका आंसर आता है 0.57 वॉट बार। क्यों? यहाँ R दिया हुआ है काय में, लीटर बार में, तो पाई किस में लिखेंगे, बार में। ये इसके लिए सॉल्व करो। तो पाई 1 की वैल्यू 0.57 प्लस, अब ये जो पाई 2 आएगा उसमें ऐड कर देंगे पाई 2, इज इक्वल टू स्मॉल w RT, स्मॉल w2, यहाँ पर स्मॉल w1 कर दो, स्मॉल m1 कर दो, यहाँ स्मॉल w2, स्मॉल m2, वॉल्यूम तो कॉमन ही है, तो पाई 2 इज इक्वल्स टू 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.08314, टेम्परेचर 293 केल्विन डिवाइड बाय 60 ग्राम पर पोल मल्टीप्लाइड बाय 0.1 लीटर्स। पाई 2 डायरेक्टली लिख रहा हूं 6.89 बार। तो पाई 1 प्लस पाई 2 इज इक्वल्स टू पाई 0.57 प्लस 6.89 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगी पाई की वैल्यू 7.46 बार। हेंस पाई इज इक्वल्स टू 7.46 बार। ये पूछा था। तो हमने किस तरीके से सॉल्व किया, पहले पाई 1 निकाला, पाई 2 निकाला, दोनों का ऐड कर दिया, तो पाई की वैल्यू पता चल गई। दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, तो दो सॉल्यूशन है ना, तो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, पाई 1 प्लस पाई 2 पाई। चलो करो सेव, कर लिया सेव। चलिए सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4। एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, पाई इज इक्वल्स टू 4.98 बार। If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? पाई 1 और पाई 2 दिया हुआ है 1.52 बार। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देखिए। टेम्परेचर कॉमन है 300 केल्विन और वॉल्यूम भी कॉमन है 1 लीटर, सॉरी हैज एन, इसका वॉल्यूम हम नहीं बता सकते क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, हो सकता है वॉल्यूम चेंज हो। तो पाई का फॉर्मूला होता है N/V RT, राइट, N/V RT। तो V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, तो N RT क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर, तो इसको हम W अपॉन स्मॉल m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m RT लिख सकते हैं। जी हाँ, पाई 1 बोल देंगे इसको। तो पाई 1 कितना दिया हुआ है 4.98 बार इज इक्वल टू स्मॉल w 36 ग्राम और स्मॉल m नहीं पता, लेकिन स्मॉल m हम निकाल सकते हैं C6H12O6 का। ग्लूकोज का स्मॉल m कितना रहेगा, ग्लूकोज बोल दिया है तो ये आता है 180 ग्राम पर मोल।
ग्लूकोज का C6H12O6 का आप निकाल कर देखिए, इतना आएगा 180 ग्राम पर मोल RT। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। तो सिमिलरली यहां π2 अगर दिया हुआ है तो π2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा N/V, या फिर जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C2 RT। ये C1 N/V C1 वॉल्यूम 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ऐसा लिखा C2 RT। सेम टेम्परेचर बोला है ना, तो T2 नहीं लिखना, T ही लिखना है यहां पर। 1.52 इज इक्वल्स टू C2 पता करना है कॉन्सेंट्रेशन RT, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 2। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 किस तरीके से दिखेगा, 1.52 अपॉन 4.98 इज इक्वल्स टू C2 RT अपॉन 36 अपॉन 180 RT। अब ये RT एंड RT हो जाएगा कैंसल, 1.52 अपॉन 4.98 इज इक्वल्स टू C2 पता करना है 36/180। अब ये डिनोमिनेटर में 36/180 इधर साइड जाएगा तो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो C2 वुड बी 1.52 डिवाइड बाय 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 36/180। तो 18 के टेबल में आता ही है, ये 10 और ये 2। करो सॉल्व, डायरेक्टली लिख रहा हूं, C2 आ जाएगा 0.061 मोलर, मोलैरिटी में, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन पूछा था C2, इस तरीके से सॉल्व किया। बस फॉर्मूला हमने यहां पर कौन सा इस्तेमाल किया है, पाई इज इक्वल्स टू N/V RT। V 1 लीटर बोल दिया तो W अपॉन M, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m RT, ये वाला फॉर्मूला। उसी को हम पाई 1 इज इक्वल्स टू C1 RT भी लिख सकते हैं, ये वाला, ये C2 RT। चलो बाइफर्गेशन सेव करो। हो गया, चलो लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम वीडियो को खत्म कर देंगे। क्या बोल रहा है, 6.8 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज रिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन एट 298 केल्विन व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज 100.11 डिग्री सेल्सियस। गिवन KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब हो सकता है इसका इस्तेमाल हमको करना पड़े, और R भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो R दिया है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अब तक R दिया होता था 0.083 या फिर 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, यहां दिया लीटर ATM। चलो करेंगे सॉल्व। स्मॉल w इज इक्वल्स टू 6.8 ग्राम, और यहां पर हमें डेल्टा TB वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना होगा। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298, टेम्परेचर 298 केल्विन। गिवन डाटा पहले लिख लेना, फिर फॉर्मूला लिखना। पाई पूछा है, स्मॉल w RT MV। टेम्परेचर 298 केल्विन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमें पता नहीं है, ऑफ अ कंपाउंड बोला है, तो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं। यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम, उसको हम लिखेंगे 100 ml, मतलब ही 0.1 लीटर, क्योंकि 100 ग्राम नियर अबाउट 100 ml। अब m हमें नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो m के लिए हमें डेल्टा TB वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। सॉल्यूशन का कितना है 100.11 डिग्री सेल्सियस, माइनस पानी कितने पे गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे,
तो कितना आ जाएगा 0.11 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी भी हमें पता करना पड़ा, और डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू, पहले तो के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल एम पहले पता करना है क्योंकि हमें यहां पर स्मॉल एम चाहिए, इस फॉर्मूले से पता करेंगे। स्मॉल एम इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, चलो यहां कैपिटल डब्ल्यू उसका किलोग्राम में कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 मोलालिटी का फॉर्मूला। तो करो सॉल्व। के बी दिया हुआ है 0.52, वेट ऑफ सोल्यूट 6.8 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी 0.11 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर स्मॉल एम की वैल्यू आ जाती है 321.45 ग्राम पर मोल। ये होगी स्मॉल एम की वैल्यू। डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले से स्मॉल एम की वैल्यू निकालें, उसको रखेंगे यहां पर। स्मॉल एम की वैल्यू 321.45। बाकी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर 5.17 ATM, ना कि बार, क्योंकि आर हमें दिया है लीटर एटीएम में। इसका मतलब जो प्रेशर है वो एटीएम में निकलेगा। और भी एक दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, दो ही टाइप के मोस्ट प्रोबेबली, वो मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। वो इसलिए क्योंकि ड्यू टू सर्टन रीजंस जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे और भी दूसरे काम है। सो आई होप कि आपको ऑस्मोसिस, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। 5 ही न्यूमेरिकल्स लिए, ज़्यादातर थ्योरी पोर्शन था इसमें। तो अब अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें बचे हुए न्यूमेरिकल्स प्लस वेंट ऑफ फैक्टर, क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर और कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, वो डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। सेव करें इसको।